हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया टॉपिक करवाने वाला हूं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अच्छा, ये वाला टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलो स्टार्ट करें तो इसके इंट्रोडक्शन के साथ एक बेसिक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि प्रिंसिपल और एजेंट होता क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब कौन होता है कि जो अपने एजेंट को हायर कर रहा है कोई थर्ड पार्टी से डील करने के लिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे को ना रेलवे की टिकट बुक करवानी है, ठीक है, तो मैं एक एजेंट को हायर कर रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई तू मेरे लिए तू टिकट्स बुक करवा दे, या तो मेरे को एरोप्लेन की टिकट बुक करवानी है, फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है, तो मैं एजेंट के थ्रू वो काम करवा रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं मेरा काम किसी और के थ्रू करवा रहा हूं, उसको बोलते हैं एजेंसी। ठीक है, और मैं कौन हुआ? प्रिंसिपल, और मैं जिसको बोल रहा हूं वो हुआ एजेंट। बोलो इतना क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, यहां पे यही देखे रखा है कि कोई भी प्रिंसिपल होता है वो किसको हायर करता है? अपॉइंट करता है एजेंट को, जो उसके बदले थर्ड पर्सन से डील करे। डन। अब उसको मतलब कि एजेंट को, एजेंट के लिए ही यूज किया है, तो जो एजेंट होता है ना उसको एक्ट करना पड़ता है जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसके प्रिंसिपल की। मतलब मैंने उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से उसको काम जो है वो करना पड़ता है, और उसको उसकी ही ऑथोरिटी में, मतलब उसको जितनी ऑथोरिटी दी गई है उतनी ऑथोरिटी में ही उसको काम करना पड़ता है। बट इफ एनी पर्सन, अब देखो ये तो आपको समझ आ गया प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में। अब मैं थोड़ा हटके कुछ बात करता हूं। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको मैंने एजेंट की तरह अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, स्टिल वर्क फॉर अनदर पर्सन, फिर भी वो मेरे लिए काम कर रहा है, एंड इफ अनदर पर्सन सेटिस्फाई एक्ट, और अगर मान लो मैं उसके काम को उसके काम से सेटिस्फाई हो जाऊं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाएगा, वो एजेंट अपने आप बन जाएगा। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरे को ना राजस्थान जाना था, ठीक है, और मैंने मेरे एक दोस्त को बताया कि मेरे को राजस्थान जाना है, उसकी टिकट विकट का मेरे को सब देखने का बाकी है, टिकट बुक कराने का बाकी है। और वो जो मेरा दोस्त है वो अपने हिसाब से टिकट को बुक करवा देता है और फिर आकर के मेरे को बोलता है, या मेरे को पता चल जाती है कि उसने मेरे नाम से टिकट जो है वो बुक करवा दी है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं तो यहां पे उसको कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। मतलब कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसने जो भी टिकट बुक करवा ली है वो उसको मैंने पैसा दे दिया और बात खत्म हो गई। मतलब क्या मैंने उसको एजेंट की तरह हायर किया था? नहीं किया था, फिर भी उसने एक्ट किया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? एंड दस एनी एक्ट विच इज कंफर्म्ड आफ्टर परफॉर्मेंस। यस, ये चीज ध्यान देना कि आफ्टर परफॉर्मेंस उसको मैंने कंफर्म किया, उसको क्या कहा जाता है? उसको रेटिफिकेशन कहा जाता है। एंड इट इज एज्यूम दैट, और ये एज्यूम किया जाता है, द एक्ट विच इज रेटिफाइड, कोई भी एक्ट जो है वो रेटिफाइड है, द पर्सन डूइंग सच एक्ट हैज ऑथोरिटी टू डू इट। जो भी पर्सन कर रहा है उसको ऑथोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वेरियस प्रोविजंस आर मेड इन सेक्शन 196, इसके सेक्शंस याद रखना, 196 से सेक्शन 200 के बीच में जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसमें इस रेटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? चलो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग बीकॉम सेम 6 में है और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, सच बता रहा हूं, इस बैच में जुड़ जाओ भाई, बहुत फायदा होने वाला है। आखिरी सेम है, अच्छे से मेहनत कर लो, सारे वीडियोस अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट होगा ना तो फैकल्टी डाउट भी सॉल्व कर देंगे। भाई आपका ही फायदा है, जल्द से जल्द बैच में जुड़ जाओ। 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं बैच में, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ 2, और इसकी प्राइस 2399 है। अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करो और इस बैच में जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो सेक्शन 196 में इसकी डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है? व्हेन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। अच्छा, इसको समझाने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और मैं तो यही मानता हूं कि जो बिजनेस लॉ है ना उसमें जितने ज्यादा एग्जांपल्स हो उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ए विदाउट ऑथोरिटी परचेज गुड्स फॉर बी। क्या किया? ए ने बी की ऑथोरिटी के बिना ही परचेस कर लिए गुड्स। बी ने तो कहा नहीं था गुड्स परचेस करने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद बी ने उस गुड्स को बेच दिए अपनी दुकान में। किसको बेचे? सी को। किसको बेचे? सी को। एंड हियर बीस कंडक्ट इंप्लाइज रेटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस परचेज मेड फॉर हिम बाय ए। यस, इसका मतलब क्या हुआ? बी ने जो गुड्स बेचे, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने जो भी तरह का रेटिफिकेशन किया है, मतलब ए ने जो भी काम किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया बी ने, इसलिए तो उसने सी को बेचा। तो यहां पे
क्या हुआ, इसको ही हम लोग कहते हैं रेटिफिकेशन। बोलो क्लियर हुआ। और यहाँ पे इंप्लाइज का मतलब होता है रेटिफिकेशन ना दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस्ड और एक होता है इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब होता है बोल के, ओरल या रिटन फॉर्म में मैंने बताया सामने वाले को कोई काम करने के बाद, तो उसको एक्सप्रेस्ड कहते हैं। इंप्लाइड मतलब क्या हुआ, उसके बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से मेरे को ऐसा लगता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने आप को एज ए एजेंट बना लिया, तो उस सिचुएशन में उसने अपने आप को प्रिंसिपल बना लिया, तो इस सिचुएशन के अंदर ये रेटिफिकेशन माना जाएगा। और यहाँ पे जो बी है वो कौन हुआ, प्रिंसिपल हुआ। पहले तो नहीं था, पहले प्रिंसिपल नहीं था, और ए कौन हुआ, ए हुआ एजेंट, क्योंकि ए ने विदाउट परमिशन बी के लिए गुड्स खरीदा और बी ने उसको सी को बेच भी दिया, ठीक है, किसी और को उसने बेच भी दिया, तो बी प्रिंसिपल हो गया, ए अपने आप एजेंट बन गया। तो यहां पे यही दिया है, व्हेन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और ऑथोरिटी, ठीक है, दूसरे के बिहाफ में किसी ने कोई काम किया, उसकी नॉलेज और ऑथोरिटी के बिना, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और टू डिसोन सच एक्ट। यस, या तो वो रेटिफाई करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, रेटिफाई को ना दूसरी लैंग्वेज में हम लोग अप्रूवल भी कहते हैं, कि वो उस चीज का अप्रूवल कर रहा है, ठीक है, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो डिसोन करेगा, मतलब वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर उसने, इफ ही रेटिफाइज देम, अगर उसने रेटिफाई कर लिया यानी अप्रूव कर लिया, द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज ऑथोरिटी। उसको यही माना जाएगा कि उसने ही उसको परमिशन दी थी, उसने ही उसको काम करने की ऑथोरिटी दे दी है। क्लियर, बोलो समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ठीक है, एजेंट और प्रिंसिपल में कैसा होता है, वो पहले से एजेंट को हायर कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो पहले काम कर ले रहा है, फिर उसको वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, हाँ भाई तूने काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। बोलो क्लियर हुआ। और इसी को ही रेटिफिकेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल्स जो रेटिफिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग रूल्स भी कहते हैं। नंबर 1 देके रखा है, रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अच्छा, सेक्शन 197 में दिया है कि जब कोई भी एक पार्टी एक्ट करती है दूसरे पार्टी के बिहाफ में, यानी कि जो एजेंट है वो एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में, दैट अदर पार्टी कैन रेक्टिफाई द एक्शन आइदर ओरली और इन राइटिंग। अगर मान लो मैंने उसको टिकट बुक कराने का तो नहीं कहा था मेरे दोस्त को, बट उसने करा ली, ठीक है, तो मैं उसको राइटिंग में या ओरली एक्सेप्ट कर लेता हूं, अप्रूव कर लेता हूं, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेस कहा जाएगा, ठीक है, रेटिफिकेशन बाय एक्सप्रेस, ठीक है, मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ रिटर्न में या ओरली बता दिया, चलो ठीक किया काम तूने। बट अगर रेटिफिकेशन ऐसे भी हो सकती है जो थ्रू कंडक्ट होती है, थ्रू कंडक्ट मतलब कि जिसको हम लोग इंप्लाइड कहते हैं, और इसका मैं इंप्लाइड का एक आपको एग्जांपल भी देता हूं तो बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने बी के लिए कुछ कपड़े खरीदे और बी को पता नहीं था, ठीक है, बी कौन हुआ, लेटर यानी प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के बिना ही उसने क्या किया, कपड़े खरीद लिए। अब बी जो है वो क्या करता है, बी अरेंज क्लोथ इन हिज शॉप, उसने उस कपड़े को सेट कर दिया अपनी शॉप में बेचने के लिए। तो यहां पे ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हुआ, ये इंप्लाइड रेटिफिकेशन। क्यों, क्योंकि ए ने जो भी एक्शन किया है, मतलब जो भी एक्शन लिया है, उसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बोलो समझ में आ गया ना। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इंप्लाइड कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस और दूसरा होता है इंप्लाइड। चलो नेक्स्ट आगे, नंबर 2, ओनली लॉफुल एक्शंस कैन बी रेटिफाइड। यस, लॉफुल, अनलॉफुल कोई भी चीज या इलीगल कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई भी एक्ट अनलॉफुल है या तो वॉइड एबी इनिशियो है, तो उसको रेटिफाई नहीं किया जाएगा। रेटिफाइड मतलब वो अप्रूव ही नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा, इधर अदर वर्ड्स में बात करें तो प्रिंसिपल वही चीज को अप्रूव कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है जो लॉफुल हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कभी भी रेटिफाई नहीं करेगा कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां पे फॉर्ज सिग्नेचर हो। फॉर्ज मतलब डुप्लीकेट या तो नकली हो, ठीक है, ऐसे सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट को वो कभी भी रेटिफाई नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां पे यही है कि सिर्फ और सिर्फ लॉफुल एक्शंस को ही रेटिफाई किया जा सकता है। डन। तीसरा बढ़ते हैं, प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। यस, ये चीज याद रखना, प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। से फॉर एग्जांपल की जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसके लिए एक्ट किया जा रहा है, उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। एंड फॉर लीगल रेटिफिकेशन, और कोई भी लीगल रेटिफिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है एजेंट के लिए कि भाई वो जिसके भी बिहाफ में काम कर रहा है उसका एग्जिस्टेंस हो, वो खुद के बिहाफ में काम करेगा और फिर बाद में जाकर के बोल देगा कि मैंने तो इसके लिए काम किया, वो नहीं चलेगा। जब भी वो काम कर
कर रहा है तो उसके दिमाग में वो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो प्रिंसिपल के लिए काम करता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी एक ए करके बंदा था, उसने ए ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी को ठोक दिया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बोलता है कि भाई ये तो मैंने बी के कहने पे किया। एक तो सबसे पहले अनलॉफुल है ये, ठीक है, ये अलाउड ही नहीं है। दूसरा, अगर वो इसके बारे में भी बोल रहा है कि भाई बी ने मेरे को कहा था, तो भाई जब उसने किया तब बी को तो कुछ पता ही नहीं है और बी को ऐसा कुछ नॉलेज ही नहीं था, वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो अनलॉफुल हो गया और दूसरी बाजू क्या हो गया कि बी का बाद में जाकर के बोलेगा कि बी के नाम पे किया, बट बी बोले मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं है, तो ए ही गुनहगार माना जाएगा, बी का कुछ होगा नहीं। मतलब शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं ना, तो प्रिंसिपल का होना जरूरी है, बाद में से कोई भी ऐड कर देगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसने जो भी काम किया है उसके अंदर प्रिंसिपल का होना, एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया। देन बात करें नंबर 4, रेटिफिकेशन शुड बी ऑफ वोल एक्ट, जो सेक्शन 199 में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, इफ अ पार्ट ऑफ एन एक्ट इज रेटिफाइड, अगर मान लो कुछ एक्ट का पार्ट रेटिफाइड है तो पूरा का पूरा अमाउंट ही होगा, उसमें से कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कर सकता कि इतने ही चीज का रेटिफिकेशन किया, पूरे के पूरा का ही रेटिफिकेशन होता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल, एजेंट जो है उसने विदाउट अथॉरिटी 20 बॉन्ड परचेज किए। कितने बॉन्ड परचेज किए? 20 बॉन्ड। अब बाद में जाकर के इट इज नॉट ओपन टू द प्रिंसिपल टू रेटिफाई 12 ऑफ देम। अब वो उसमें जाकर के सिर्फ बोलता है 12 के बारे में ही वो बात करता है, और 12 विदाउट अप्रूविंग ऑफ द अदर 8, और जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ 12 को ही अप्रूव कर रहा है, वो गलत है। बाकी 8 को अप्रूव नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। उसको पूरे पूरा यानी कि 20 के 20 बॉन्ड्स को अप्रूव करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? मतलब 20 बॉन्ड खरीदे थे उसने, उसका सोच करके कि उसको देगा, तो एजेंट को फिर 20 के जो प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ 12 ही अब लूंगा, ऐसा नहीं, उसको पूरे के पूरे 20 लेने ही पड़ेंगे। बाद में जाके प्रिंसिपल भी फिरक सकता नहीं है। क्लियर? नंबर 5, रेटिफिकेशन मस्ट बी टेक प्लेस विद इन रीजनेबल टाइम। यस, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट की गई है लॉ के अंडर कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उसको काम खत्म करना है, एंड सेम मस्ट बी टेक प्लेस विद इन द टाइम लिमिट अलोन, और उस पूरे काम को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में खत्म करना पड़ेगा। इफ रेटिफिकेशन डज नॉट कम फोर्थ विद इन अ रीजनेबल टाइम स्पेन, और अगर रेटिफिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन में नहीं हुआ, then it is not binding on the parties, मतलब कि ये दूसरी पार्टी को बांधेगा नहीं, बाइंड नहीं करेगा। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, ओनली फैक्ट्स नोन कैन बी रेटिफाइड। यस, सेक्शन 198 कहता है कि जो पार्टी है जो रेटिफाई कर रही है उसको हर एक तरह की चीज पता होनी चाहिए, उसको हर एक तरह के फैक्ट पता होने चाहिए। मतलब जो भी रेटिफाई कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, जो भी प्रिंसिपल है, उसको हर एक तरह के फैक्ट्स जो है वो नॉलेज में होने चाहिए। वो ऐसा कोई भी अधूरी बात होगी जो एजेंट बता ही नहीं रहा, ऐसा नहीं चलेगा, हर एक तरह के फैक्ट बताने पड़ेंगे। ये एसेंशियल एलिमेंट है। नंबर 7, द पार्टी रेटिफाइंग एन एक्ट मस्ट बी कंपिटेंट। यहां पे जो भी पार्टी रेटिफाई कर रही है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल की, वो कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के वो उसको ऑथोराइज कर सकती है, परपोर्टेट कर सकती है जो भी काम किया है जिसके बिहाफ में वो। अब यहाँ पे कंपिटेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कंपिटेंट पार्टी हो सकती है तो क्लियर हो गया, बट कंपिटेंट का मतलब क्या होता है? कंपिटेंट मतलब होता है कि उसकी मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए, 18 साल से अबव का होना चाहिए, और साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। साउंडनेस ऑफ माइंड मतलब पागल इंसान नहीं होना चाहिए। वो पागल इंसान तो कोई भी चीज को हाँ बोल देगा, तो ऐसा नहीं चलता। माइंड जो माइंड है उसमें साउंडनेस होनी चाहिए और मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करें नंबर 8, द एक्ट रेटिफाइड मस्ट हैव बीन डन ऑन द बिहाफ ऑफ रेटिफाइंग पार्टी। अब यहां पे ना बहुत सही चीज दे करके रखिए, ध्यान से सुनना तो ही आपको समझ आएगा। व्हेन एन अनऑथोराइज्ड एक्ट इज डन विदाउट नेमिंग एनी स्पेसिफिक पार्टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मर्डर वाला एग्जांपल दिया था, उसको कनेक्ट करना, समझ में आ जाएगा। जब कोई भी ऐसा अनऑथोराइज एक्ट किया जा रहा है, मतलब कोई गलत काम किया जा रहा है और कोई भी तरह का ऑथोराइजेशन नहीं है, मतलब कि मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे को पूछा ही नहीं और किसने कोई भी काम कर दिया, मेरे नाम लिए बिना कोई काम कर दिया, तो यहां पे मैं उस चीज को रेटिफाई करूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो ये चीज के बारे में पता ही नहीं था, ना ही मैंने उसको कोई तरह की अथॉरिटी दी थी, ना ही कोई तरह का इंस्ट्रक्शन दिया था, फिर भी उसने काम कर दिया। ऑन दैट पार्टी कैन रेटिफाई द एक्ट ऑन दोज बिहाफ ऑफ द सेम हैड बीन डन। मैं उसी चीज को रेटिफाई करूंगा जो मेरे बिहाफ में किया जा रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस ना देने पे भी वो काम अच्छा ही कर रहा है। इन शॉर्ट ऑथोराइज्ड काम कर रहा है, लॉ
लॉफुल काम कर रहा है तभी जाकर के उसको मैं रेटिफाई करूंगा। बट रेटिफिकेशन कब नहीं करूंगा? जब वो कुछ गलत काम कर रहा है, या जब वो काम कर रहा था तब उसने ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया था कि वो मेरे लिए कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वो रेटिफिकेशन नहीं होता। 9th है, द रेटिफाइंग पार्टी मस्ट बी अवेयर ऑफ रेटिफिकेशन। यस, यहाँ पे जो भी पार्टी है, जैसे मैं हमेशा अवेयर होना चाहिए कि मेरे बिहाफ में वो काम कर सकता है, ठीक है। और अगर इन केस वो काम कर भी देता है तो मैं उसको अप्रूव कर सकता हूं। मतलब द फैक्ट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इस चीज को एक बार कम्युनिकेट करना जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरे को कहीं घूमने ही नहीं जाना है और उसने टिकट बुक करा दी मेरे नाम पे, तो क्या वो मैं अप्रूव करूंगा? नहीं करूंगा। बट अगर मैंने उसको कॉजुअल वे में कम्युनिकेट किया था कि भाई मेरे को जाने का है, अभी टिकट बुक नहीं कराई, हालांकि मैंने उसको काम नहीं दिया था, बट फिर भी उसने कर दिया, तो मैं वो अप्रूव कर सकता हूं क्योंकि उसकी जरूरत थी मेरे को। बट अगर मान लो उसने कोई चीज कम्युनिकेट नहीं की है तो उसका रेटिफिकेशन नहीं होता। उसी चीज का रेटिफिकेशन होता है जिस चीज का कम्युनिकेशन हुआ है। बोलो क्लियर? समझ में आ गया आप सबको? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 10, एक्ट्स डैमेजिंग इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी कैन नॉट बी रेटिफाइड। यस, कोई थर्ड पार्टी को डैमेज करता हुआ एक्ट यहां पे रेटिफाई नहीं होगा जो सेक्शन 200 में दे करके रखा है। कोई भी ऐसा एक्ट विच आर डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी का कुछ नुकसान कर रहा हो, उसके लिए रेटिफिकेशन होता ही नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, बी एक्ट विदाउट ए इंस्ट्रक्शन एंड सर्व नोटिस ऑन सी टू वैकेंट द हाउस ही ऑक्यूपाइज। अब मान लो कि सी जो है वो रेंटेड है, ठीक है, वो रेंट पे रहता है, भाड़वात है, ठीक है। अब बी जो है, ए का घर था, बी क्या करता है, बी जाता है सी के पास और बोलता है तू भाई घर खाली कर दे, ये घर हमको खाली चाहिए, ठीक है। ए को तो ये बात पता ही नहीं है, ए के इंस्ट्रक्शन के बिना ही वो जाकर के सी को ये चीज बोल देता है। अब ए जो है वो रेटिफाई करता है बीज एक्ट, इट वुड डैमेज सीज इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे सी का इंटरेस्ट डैमेज होगा। दैट्स व्हाई thus the act of B cannot be ratified। तो यहाँ पे B का एक्ट जो है वो रेटिफाई नहीं किया जाएगा। भले A चाहता है ना, फिर भी ये रेटिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 200 क्या बताता है? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तभी जा करके उसको रेटिफिकेशन किया जा सकता है। अगर ये रेटिफाई कर भी देता है ना तो भी एक्सेप्ट लॉ के अंडर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इससे किसका नुकसान हो रहा है? सी का नुकसान हो रहा है। बोलो क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।